देखो भाई एम्बुलेंस को जगह दे दिया करो, ये देखो एम्बुलेंस जा रही है, हमने तो भैया साइड कर रखी है अपनी, उधर भी जा सकते थे क्यों भाई, लेकिन ये नहीं मानेंगे भाई। ये देखो भाई अपनी कार देखो भाई कितनी सही लग रही है, सुंदर सी लगती है भाई, कहीं ना कहीं देख लेना। ये देखो फोटो ब्लॉगिंग बेसिकली हम भी कर रहे हैं भाई, ब्लॉगर तो हम भी हो गए, लेकिन यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग वगैरह। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज मैंने सोचा कि संडे है तो क्यों ना आज थोड़ी सी ट्रिप कर ली जाए, मतलब छोटी सी लिटिल सी ट्रिप करने वाले हैं अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट को लेकर। तो भाई ट्रिप कहाँ की रहने वाली है एक बार मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। देखो भाई जो अपनी ट्रिप रहने वाली है 270 किलोमीटर की रहने वाली है, यानी कि 270 किलोमीटर आना और 270 किलोमीटर जाना। यहाँ से अपना तीन हाईवेज लगेंगे भाई, एक तो पेरीफेरल वाला, एक NE3 वाला और एक और है भाई दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस वे। तो भाई मैं आपको दिखाता भी रहूंगा कि रास्ते में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है अपनी स्विफ्ट को लेकर। तो चलो फिर देरी ना करते हुए चलते हैं भाई ट्रिप पर। तो ट्रिप भी एक बार जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी ट्रिप है वो इधर से आएगी। देखो भाई अपनी ट्रिप जीरो हो चुकी है, तो आप देखेंगे भाई कितने किलोमीटर अपन ने ट्रैवल किया है। तो निकलते हैं भाई फटाफट से, मैप वगैरह भी सेट कर लिया है, तो अब निकलते हैं अपनी ट्रिप पर। तो और थोड़ा एंजॉय भी करते हैं क्योंकि आज संडे था, तो मैंने सोचा है क्यों ना भाई आज ट्रिप पे निकल ही जाते हैं। फास्टैग में मैंने ऑलरेडी रात रिचार्ज कर लिया था भाई, अपना पेट्रोल टैंक भी फुल है। वैसे मैं आपको पेट्रोल की डिटेल भी देता रहूँगा कि कितना कितना एक्चुअल में पेट्रोल लगा है। तो भाई ट्रिप फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं भाई आगरा। देखते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है आगरा में। वैसे तो मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन भाई वही है ना कि एक बार एक्सपीरियंस फिर भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई अब निकलते हैं अपने आगरा के लिए। भाई निकल ही चुके हैं, निकलते हैं। तो भाई बार बार बोल रहा हूँ मैं कि निकलते हैं। अब ये मैडम भी बोल रही हैं यहाँ पर GPS वाली। अभी टाइम भी दिखा देता हूँ मैं कितना हो रहा है। ये देखो भाई 7:11 ऑलमोस्ट हो रहे हैं और टाइम भी अपना ठीक ठाक है इसे निकलने का, 4 से 5 घंटे में शायद से पहुंच जाए। वैसे मैं जल्दी लगाने की कोशिश करूंगा कार, क्योंकि जो 3 हाईवे अपने हैं तो हाईवे जाऊंगा, हाईवे एक्सप्रेस वे का ही यूज़ करेंगे इस वाली ट्रिप पे कंप्लीट, क्योंकि भाई जल्दी भी पहुंचना है। और वैसे भी ना 7:11 पे निकला हूँ मैं, तो लगभग मान के चलो भाई 10 या 11 बजे तक ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे अपना आगरा में। और आगरा में कहाँ भी घूमने का कुछ ऐसा प्लान ऐसा सच नहीं है कि आज मुझे वापस भी आना है शाम तक, तो इसीलिए था ये वाली ट्रिप रहने वाली है अपनी एक ही दिन की। आज मैं जाऊंगा और आज ही मैं वापस आ जाऊंगा। और ये मैडम बता रही है अपना नेविगेशन के कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये तो अपना सिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ। तो भाई ये देखो भाई यहाँ पे टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन चलता है भाई अपनी कार में कुछ इस तरीके से। बाकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है भाई स्विफ्ट का, देखो वो तो मैं बहुत पहले से लेता आ रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 साल हो गए हैं स्विफ्ट को यूज़ करते हुए। मतलब मारुति से मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई मारुति ये चीज़ अपग्रेड होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि फीचर अपग्रेड होने चाहिए मारुति में, लेकिन वैसे मारुति रिलायबल रहती है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी रिलायबल रहता है। तो अभी अपनी कार जो चल चुकी है भाई 1.5 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि अभी मेरठ से ही निकले हैं। और अभी देख रही है क्योंकि मेट्रो भी आ चुकी है दिल्ली वाले पे, शायद आई होप सो भाई NE3 पे इस बार जाम ना हो, क्योंकि भाई हर बार जब भी जाते थे थोड़ा थोड़ा जाम मिल ही जाता था। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक इसलिए मिलता था भाई, मेट्रो वगैरह तो आई नहीं थी। अब भाई लोग मेट्रो में जा रहे हैं और बिल्कुल नई नई मेट्रो आई है, तो लोग सोच रहे हैं भाई क्यों ना मेट्रो में ही ट्रैवल किया जाए। लेकिन हमें दिल्ली तो नहीं जाना, हमें जाना है भाई पेरीफेरल हाईवे पे जो पलवल जाता है, उसी वाले हाईवे पे मैं दिखाता रहूँगा आपको कहाँ कहाँ का रूट है, कैसा है। तो अभी हम तो वैसे दिल्ली रोड जाएंगे यहाँ से, उसके बाद जाना है अपन को NE3 पे ज्वाइन करना है। तो भाई फाइनली अपने 4.9 यानी कि 5 किलोमीटर लगभग पूरे हो गए हैं और भाई हो रहे हैं 7:18। देख रहे हो आप, मतलब मेरठ से निकलने में ही 7:18 हो गए। अभी हम प्रॉपर मेरठ से निकले भी नहीं है भाई, अभी तो दिल्ली रोड भी ज्वाइन नहीं करी और यहाँ पे 7:18 हो गए। बताओ मतलब क्या लगता है आपको कब पहुँचेंगे हम? यार कम से कम 3 या 4 तो घंटे लग ही जाएंगे जाने में, इस हिसाब से जैसे ये जो रोड की कंडीशन है और आगे कुछ जाम की स्थिति है। तो भाई ने कहा है 3 से 4 घंटे भाई लगेंगे, लेकिन भाई को अभी ड्राइविंग स्किल नहीं पता मेरी कि भाई मैं 2 घंटे में ही पहुंचा सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। लेकिन भाई वही है ना कि लिमिट में चलेंगे, स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग, सही है ना। बाकी देखो अपनी कार की विंडशील्ड पर फॉग आ रहा है, तो एक बार AC ऑन कर देते हैं, विंडशील्ड का फॉग हटाते हैं सामने से। तो 3 से 4 घंटे लगेंगे हैं भाई आपके कहने में अकॉर्डिंग। भाई इन्हें क्या पता अभी कि अपनी जो ड्राइविंग स्किल है वो कितनी सही है। अपने व्यूवर्स को पता है ये ड्राइविंग स्किल, भाई को भी नहीं पता। मैं चाहूँ तो भाई 2 घंटे में भी लगा सकता हूँ, लेकिन बस मुझे रोक देती है भाई हाईवेज की स्पीड लिमिट। और मेरा यही मानना है कि भाई आपको स्पीड के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि मारुति ले रखी है लाडले, इतनी तो सेफ नहीं है कार। सही कहा नहीं भाई? है सेफ्टी फीचर भी अगर हो गाड़ियों में तो, लेकिन फिर भी लिमिट में रहना चाहिए। सही है भाई, सही है। भाई का कहना ठीक है, मतलब अगर सेफ्टी फीचर भी हो तो भाई स्पीड लिमिट के अंदर ही चलानी चाहिए। आप भी स्पीड लिमिट के अंदर चलाया करो। बाकी भाई आप रोड का व्यू लो, देखो कितना सही चल रही है। ओ भाई साहब यार कब सुधरेगी ये रोड?
चलो भाई, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई होप सो जल्दी ये ठीक हो जाए। बस अगर रोड अच्छी मिल जाए ना, अपनी हाईवेज एक्सप्रेसवेज मिल जाए भाई, जो अच्छे अच्छे आजकल बन रहे हैं ना, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं हाईवेज एक्सप्रेसवेज, वो मिल जाए तो अपनी कंटिन्यू ना स्पीड लिमिट बनी रहती है अपनी 100 80 90 आराम से भाई चला सकते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, जितनी अपनी कार चल सकती है। तो भाई सामने देखो भाई, थार रॉक्स जा रही है। थार रॉक्स का भाई जो रोड प्रेजेंस है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और अगर आपके पास किसी के पास थार रॉक्स है ना, तो भाई कमेंट करके बताना कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती इसकी स्टेबिलिटी, स्कॉर्पियन जितनी तो इसमें नहीं मिलती। लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है भाई, जो चलाने का एक्सपीरियंस है, इसके अलावा भाई जो 3 डोर के कंपैरिजन में बात करूँ रियर सीट की, तो वो भाई काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है, क्योंकि उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती। क्या लगता है भाई आपको, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ सही बात है। तो भाई मैं भी लेकिन यार सोच रहा मस्त हूँ। लगती है गाड़ी जो बात। अच्छा, तो भाई कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि मस्त लगती है, तो ये होती है भाई महिंद्रा, मतलब दीवाना बना रखा है लोगों को। क्यों, वैसे ही कह रहा हूँ ना? भाई महिंद्रा क्या, मैं जो हूँ महिंद्रा की गाड़ियों पे ना बहुत ट्रस्ट करता हूँ, तो ये तो गाड़ी दिल भाई से है। ये वाले लोग हैं, आई लव माई इंडिया, और हम भी वही हैं वैसे तो, जो लोग भाई यही है कि मतलब इंडियन ब्रांड को प्रमोट करना है। अच्छी बात है, देखो करना भी चाहिए। अगर मतलब कोई प्रोडक्ट महिंद्रा टाटा कोई ऐसी कार उतार रही है मार्केट में जो एक्चुअल में भाई कहने लायक है कि हाँ भाई उसको प्रमोट करना चाहिए, तो भाई मैं बिना मतलब देखो भाई, एम्बुलेंस को जगह दे दिया करो। ये देखो एम्बुलेंस जा रही है, हमने तो भैया साइड कर रखी है अपनी, उधर भी जा सकते थे हम, क्यों भाई? लेकिन भाई हम नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये नहीं मानेंगे भाई, ये देखो ये जरूर जाएंगे भाई। ये छोटी छोटी एम्बुलेंस जो है ना, ये बड़ी दिक्कत देती है। रेलवे क्रॉसिंग आ गई है, बम्पर टू बम्पर चल रही है गाड़ी। बम्पर टू बम्पर ही चलानी पड़ रही है, लेकिन अपने बम्पर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि थार रॉक्स की भाई पीछे से बिल्ड क्वालिटी, आगे से पीछे साइडों से काफ़ी सही है। तो भाई अपन को ध्यान रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिलाना है। क्यों, सही है नहीं? बिल्कुल। अच्छी बात है भाई। मैं तो कहता हूँ कि इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट किया करो यार, आप लोग भी, अगर आप यूट्यूबर हो कोई, तो भाई प्रमोट किया करो। अच्छी बात है भाई, अच्छा बात है, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये सुजुकी ले ली थी बस, ठीक है, मतलब मारुति सुजुकी अपनी काफ़ी ठीक है, रिलायबल है। मतलब अगर आप बजट में जाना चाहते हो, बजट सेगमेंट में, तो ये अपनी जो स्विफ्ट है काफ़ी रिलायबल है भाई, लॉन्ग टर्म में भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रुतबा और अच्छी कार चाहिए, तो भाई आप रॉक्स की तरफ जा सकते हो। भाई 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक ना रेलवे लाइन वाला जो रास्ता है ना, ये दिल्ली बम्बे का, उसी पे फंसे पड़े हैं। देखो अभी तक ना आगे कुछ बढ़ी नहीं है कार, थोड़ी थोड़ी लिटिल से आगे जाती है और फिर वहीं रुक जाती है। तो ये कंडीशन अभी चल रही है। अब देखो भाई कब यहाँ से निकलते हैं। देखो मेन तो दिक्कत यही होती है, अगर आप सिटी में कहीं भी ऐसी जगह रहते हो लोकेशन पे जहाँ पे ना जाम वगैरह की, ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है ना, तो वहाँ से निकलने में टाइम लग जाता है। बाकी अगर आप एक्सप्रेस वे हाईवे पकड़ लेते हो फिर तो भाई कंटिन्यू स्पीड चलती है। और अभी भाई पता ही नहीं हुआ क्या है, देखो ये बस ऐसे ऐसे अभी बैठा हुआ हूँ और गियर से ना, एक आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो अब क्या करा करो, जैसे आप इस तरीके की ट्रैफिक में कार रोक रखी है, तो भाई गियर से हटा लिया करो कार, क्योंकि फर्स्ट गियर में डली हुई तो इसमें दिक्कत ये आती है यार कि जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप कर जाता है, और कुछ कार में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो भाई हमेशा आप न्यूट्रल पे कार को डाल के और ब्रेक लगा दिया करो, इससे भाई आपकी वो वाली एटलीस्ट दिक्कत नहीं आएगी क्लच हीटअप वगैरह की, या फिर क्लच प्लेट डैमेज भी नहीं हो सकती। 7:11 पे निकले थे और भाई यहाँ से निकलते निकलते 7:40 हो चुके हैं, और अभी ट्रैफिक इतना बुरा लग गया था भाई, क्या ही बताएं। मतलब 15 से 20 मिनट अपने यहाँ वेस्ट हो गए। तो भाई अगर आप कहीं निकल रहे हो तो भाई आधा घंटा पहले लेके चलो ट्रैफिक का, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई आपको ट्रैफिक मिल ही जाएगा। और अभी आगे देखो भाई कितना ट्रैफिक मिलता है, क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना कहीं ट्रैफिक मिल ही जाएगा। भाई मैंने तुम्हें बता दिया था 3 से 4 घंटे का मामला है। तो भाई मुझे बार बार ताने मार रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि भाई 3 से 4 घंटे कहा था, मैंने 5 घंटे कहा था, और मैं कह रहा था कि भाई मैं आपको 2 घंटे में पहुंचा दूंगा। लेकिन भाई मुझे देखो, मैंने ट्रैफिक की एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी कि ट्रैफिक भी मिल सकता है इस टाइम पे, लेकिन भाई ट्रैफिक मिल गया, क्योंकि आज संडे है तो ट्रैफिक मिलना नहीं चाहिए यूजुअली, क्योंकि दिल्ली वाले जो इतने भी लोग हैं ना, ऑफिस का तो आज क्लोज ही रहता है भाई। हाँ 7:40 अभी हो ही चुके हैं, 7:41 हो गए वैसे तो। अभी बस मेरठ से ही निकल रहे हैं और अभी पहुंचेंगे भाई दिल्ली रोड पे। दिल्ली रोड के बाद थोड़ा सा लगता है कि ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे NE3 पे भाई ज्वाइन कर लेंगे तो फिर ये दिक्कत तो एटलीस्ट नहीं आएगी। भाई 7:11 से 7:47 यानी कि 7:47 पे ज्वाइन किया है भाई दिल्ली रोड। देख रहे हो आप, मतलब कितना टाइम। और भाई मैं दिखाता हूँ कितने किलोमीटर, सिर्फ 12 किलोमीटर भाई, 12.7 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है भाई इतनी देर में। और इसका रीज़न यही है भाई, ट्रैफिक। भाई इतना ट्रैफिक मिल रहा है ना, बताओ, मतलब 7-8 बजे भी भाई सुबह के ये सीन हो रहा है। अभी भाई ट्रैफिक, लेकिन एटलीस्ट भाई अब दिल्ली रोड पे तो ट्रैफिक नहीं है कम से कम। चलो भाई अब दिल्ली रोड से थोड़ा खींचते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
अब क्या कब तक पहुंच जाएंगे भाई, अभी तो कुछ ही नहीं पता कि कहाँ कितना टाइम लगेगा जाने में, क्या लगेगा। तो भाई यही सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है मतलब ट्रैफिक की। सच बताऊँ तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना ड्राइविंग का, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है जब आप ट्रैफिक में रहते हो। लेकिन भाई अगर ट्रैफिक ना हो और साफ सुथरी सी भाई रोड मिल जाए ना, तो भाई कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है अपना। फाइनली आ चुके हैं NE3 वाले हाईवे पर, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। तो भाई साहब इतना टाइम लग गया आने में, देखो 7:54 यानी कि ऑलमोस्ट भाई 4-5-6 मिनट है भाई, 6 मिनट बाद 8 बज ही जाएंगे। तो भाई मेरठ से निकलने में इतना टाइम लग जाता है। मेरे हिसाब से ना भाई आधा घंटा पहले लेके चला करो, क्योंकि ट्रैफिक मिल ही जाता है। और कोई भी सिटी हो भाई, मेरठ ही नहीं, सब में यही दिक्कत आती है कि ट्रैफिक मिल ही जाता है भाई, और दिल्ली मुंबई में तो और ज़्यादा मिलता है। तो भाई इस हिसाब से बना के चला करो, ट्रिप पे जब आपको निकलना है तो पहले चला करो। बाकी भाई चलो भाई फाइनली टोल पे तो पहुंच चुके हैं। अपना जो पहला टोल होने वाला है वो कटवाते हैं और निकलते हैं भाई अपनी आगे की जर्नी के लिए। और अभी भाई जो लेफ्ट रहना है, देखो 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर इसी पे स्टे ऑन होना है, यहीं वाले हाईवे पे। वैसे थोड़ा ज़्यादा होना है क्योंकि आगे एक ट्रंस आएगा, तो वहाँ की वजह से ना ये ऐसे दिखा रहा है 13-14 किलोमीटर। तो भाई टोल का देखते हैं, मैंने ये भी लगवाया था भाई फास्टैग होल्डर, तो इसका भी देखते हैं आज के कैसा चल रहा है। वैसे मैं ऑलमोस्ट भाई कई बार जा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आती। तो भाई अब देखते हैं इस फास्टैग होल्डर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सही है भाई, देखा आपने कैसे खुल गया एकदम से। भाई कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि भाई ये फास्टैग होल्डर की वजह से फास्टैग कटेगा नहीं, दिक्कत आएगी फास्टैग कटने में, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। फास्टैग आराम से पेमेंट वगैरह इजीली हो जाता है फास्टैग से भी, अगर आप होल्डर लगाते हो। बस इससे एक चीज़ है कि भाई आप विंडशील्ड रिप्लेस कराओगे तो वो दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। फास्टैग अपना उठा के रख लो और फिर से विंडशील्ड रिप्लेस करा के फिर से ही लगा लो। ये भाई 3M टेप से लग जाता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती। चलो भाई अब हमें रहना है 12 किलोमीटर इसी पे स्टे रहना है, लेकिन ज़्यादा रहना है भाई, क्योंकि इसके बाद ना पेरिफेरल वाला हाईवे जुड़ेगा। अब देखो भाई 12 किलोमीटर बाद है, क्योंकि या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा है, क्योंकि ये टर्न वगैरह से दिखा रहा है NE3 से ही। तो अभी फ़िलहाल भाई 12 किलोमीटर खींचते हैं कार और देखते हैं ओवरऑल भाई कितनी देर लग जाती है आगरा पहुँचने में। लो भाई ऑलमोस्ट भाई कंप्लीट हो चुके हैं अपनी 34 किलोमीटर अपनी ट्रिप के। और जो अपना है कि भाई 13 किलोमीटर यानी कि 13 किलोमीटर बाद अपना ज्वाइन करना है पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। उसके बाद भाई हमें चलना है पेरिफेरल पे ही कंटिन्यू, और वहाँ से दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस वे ज्वाइन करना है। 3 एक्सप्रेस वे बदलने पड़ेंगे भाई, उसके बाद आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे आगरा। CNG वगैरह नहीं चलाते हम भाई, पेट्रोल की कार है, तो पेट्रोल देखेंगे भाई कितना लगा। सॉन्ग चला लिए थे तो इसलिए व्लॉग बंद कर दिया था, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है सॉन्ग चलाते वक्त। तो भाई सॉन्ग नहीं चलाए, अब बंद कर दिए सॉन्ग, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो यही चल रहा है, मतलब सॉन्ग बंद करता हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई अभी रेस्ट एरिया की तरफ उतरे हैं, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है एक बार, फिर आगे पता नहीं भाई मिलेगा या नहीं मिले, या फिर मुझे कंटिन्यू चलानी पड़े कार कई किलोमीटर। तो इसलिए भाई एक बार ना पेट्रोल पंप पे रुक के भाई वॉशरूम चले जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा भाई खाने वाने का भी ठीक ठाक बना रखा है, रेस्टोरेंट वगैरह है, तो आप जा सकते हो। तो सामने अपने कार लगाते हैं और यहाँ पे चलते हैं एक बार वॉशरूम। वॉशरूम भी भाई ठीक ठीक ही था, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा क्लीन था, बस एवरेज एवरेज था। कि मतलब ये है कि भाई अगर आप जोर की लगती है तो भाई कहीं भी चला जाएगा आदमी, कि चलो ठीक है मतलब काम चल गया। पर यह है कि बहुत क्लीन नहीं था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, साफ़ सुथरा है। तो भाई इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलो ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अभी तक सही चल रहा है अपनी ट्रिप का। बस ट्रैफिक लग गया था जब ही खराब हुआ था। और वापस से चढ़ते हैं भाई NE3 वाले हाईवे पे, उसके बाद जाना है हमें पेरिफेरल को ज्वाइन करना है। तो अभी अपने हो चुके हैं 42.8 किलोमीटर कंप्लीट, लगभग 2.4 किलोमीटर अभी बचे हैं बस। 2.4 किलोमीटर के बाद या फिर 2.3 मान लो भाई, हम ज्वाइन होंगे पेरिफेरल पे। भाई कब ज्वाइन होंगे जब से देख ही रहा हूँ, क्योंकि अभी तो कंटिन्यू चलती आ रही है 45 किलोमीटर से कार। बस एक बार वॉशरूम के लिए रुका था, बाकी भाई अब ज्वाइन बस जल्दी से कर ले भाई पेरिफेरल वाला, क्योंकि उसके बाद तो एक रेस्ट सा मिल जाएगा, क्योंकि एक लंबा है ना वो पेरिफेरल वाला। बस उसके बाद सीधा एक हाईवे है और फिर से भाई वही अपने कंप्लीट हम पहुंच जाएंगे आगरा। तो ये वाला आगरा का रूट थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा है मुझे। मैं पहले जाता था भाई वहाँ से जाता था उधर की तरफ से, जिसमें कई सारे हाईवेज़ भी ज्वाइन होते थे और हाथरस वगैरह पड़ता था। अगर जाते हो भाई आप तो पता लगा सकते हो, गूगल मैप से चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको 2 रास्ते या 3 रास्ते दिखा देगा। तो भाई ये सबसे बेस्ट वाला अभी तक मुझे लगा है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी ठीक है। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको रेस्ट एरिया थोड़ा थोड़ा दूर पे मिलेगा। तो भाई इधर अपने जाना है और यहाँ पे पलवल भी पड़ जाएगा, आगरा, ये सब आगे मिलेंगे भाई।
लो भाई फाइनली पलवल की तरफ मुड़ चुके हैं और यहाँ से जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है वो सीधा ज्वाइन होगा दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस वे से। और यहाँ पे अपना टोल है, टोल एंडिंग बेसिकली जितना हमने ट्रेवल किया है उतना यहाँ से ये डिडक्ट कर लेता है, क्योंकि वहाँ से हमने स्कैन करा लिया था टोल और यहाँ पे अपना पता लग जाएगा कि कितना टोल अभी है। लो भाई फाइनली अपना टोल एंडिंग हो चुकी है NE3 वाले हाईवे से। जितना हम किलोमीटर चले हैं लगभग मेरे हिसाब से 35 के आसपास किलोमीटर चले होंगे हम, और 35 किलोमीटर का अपना टोल लग जाएगा। कितना लगेगा वो वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगा, टोटल ओवरऑल कितना टोल लगा है और कितने कितने कहाँ वाले हाईवे पर लगा है वो भाई मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाला तो भाई पेरिफेरल हाईवे है पूरा। अब यहाँ पे भी देखना है कि कितने टोल आएंगे। सही सा भाई सनराइज तो भाई तकड़ा ही हो गया था इस बार सुबह, क्योंकि अब गर्मियाँ ऑलमोस्ट आने वाली हैं, ऐसे में ना सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। तो भाई टॉयलेट्स वगैरह तो काफ़ी सही है इनके HP जियो पेट्रोल पंप के, तो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब मैनेजेबल है, क्लीन भी है, इतना क्लीन नहीं है पर ठीक है यार, मैनेज किया जा सकता है। बस ये है कि भाई टॉयलेट मिल जाए टाइम पे, तो यही है। बाकी तो भाई अपने जो किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुके हैं वो 89 किलोमीटर अभी तक हमने ट्रैवल कर लिया है, 89.4। और यहाँ पे टाइम हो रहा है लगभग भाई 9 बजने वाले हैं और 9 बजे हम पहुँच गए हैं भाई ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कसाना करके कोई जगह है भाई, यहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी। और इसके बाद ना भाई अपनी जो जर्नी रह जाती है 2 घंटे, ये दिखा रहा है 186 यानी कि 186 किलोमीटर भाई, इतनी जर्नी है अभी दिखा रहा है। और अब वापस से निकल रहे हैं भाई अपनी ट्रिप्स के लिए। तो भाई अब वापस से ज्वाइन करते हैं अपनी मेन रोड को और देखते हैं यहाँ से कब भाई चेन्नई दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे मिलता है। यमुना एक्सप्रेसवे पे ज्वाइन हो चुके हैं और यहाँ से अपना आगरा 174 किलोमीटर है। भाई ये वाला एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा लंबा है, 176 किलोमीटर सिर्फ कंटिन्यू भाई यमुना एक्सप्रेसवे चलेगा। अगर आप भी भाई मेरठ टू आगरा जा रहे हो तो ऐसे में आपको 2 से 3 हाईवे पे चेंज करने पड़ेंगे, एक NE3 वाला, उसके बाद भाई पेरिफेरल वाला, और उसके बाद आपको ग्रेटर नोएडा से अंदर जाने के बाद फिर आपको मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से 173 किलोमीटर कंटिन्यू जाना है हमें यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद भाई हम आगरा पहुँच जाएंगे। तो ये वाला जो एक्सप्रेसवे होने वाला है थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि भाई 173 किलोमीटर मुझे चलानी है कंटिन्यू भाई इसी एक्सप्रेसवे पे। और भाई एक नई चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर ग्रेटर नोएडा साइड ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ऐसे में भाई जियो की सिम का इंटरनेट आपको बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब ऐसा क्यों है भाई मुझे तो नहीं पता, आप एक बार बता देना कमेंट करके अगर आपको पता हो। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं चल रहा है जियो का। थोड़ा बहुत ऑफलाइन डाउनलोडेड है अपना मैप, लेकिन भाई फिर भी एयरटेल से कनेक्ट किया है। तो जियो में मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था जियो से कि भाई इस लेवल का इंटरनेट है इनका कि चलेगा ही नहीं भाई बिल्कुल। तो भाई अभी आए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि भाई कह रहे थे कि भाई चाय पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट भी बस ऐसे ही करा था चलता फिरता कि थोड़ा सा कर लेते हैं। बाकी भाई अपनी कार देखो भाई कितनी सही लग रही है, सुंदर सी लगती है भाई कहीं ना कहीं देखने में। ये देखो स्विफ्ट का जो ओवरऑल लुक है ना वो काफ़ी सही रहता है। और इसके अलावा भाई काफ़ी गंदी भी हो गई है विंडशील्ड, चेक करो भाई, विंडशील्ड एक बार साफ़ करेंगे ना फिर निकलूँगा वापस से। तो भाई ये रोड ट्रिप पे मज़ा तो नो डाउट आ रहा है, क्योंकि भाई अगर आप इस तरीके की जर्नी पे निकलते हो ना जहाँ पे आपको पता है कि भाई कभी भी पहुँच जाओ भाई मज़े ही करने हैं। और यहाँ पे मैंने नाम भी वापस से लिखवा लिया था, क्योंकि पहले वाला जो नाम था ना वो निकल ही गया था, तो वापस से मैंने नाम लिखवा लिया। और अब देखो भाई ओवरऑल कार का लुक, ये देखो सही है भाई। अभी एलॉय अपग्रेड नहीं कराए हैं, वापस से व्हील कवर भी लगा दिए थे मैंने, बीच में निकाल लिए थे, तो उसका भी एक्सपीरियंस लिया है व्हील कवर निकालने का। पर एलॉय अभी अपग्रेडेड नहीं कराए हैं, अभी स्टॉक टायर ही चल रहे हैं, देखो कब तक चलाएँ। वैसे तो भाई प्लान बन रहा है कि एक न्यू कार ले लें, लेकिन भाई स्विफ्ट से इतना प्यार है ना मुझे कि मैं सोच रहा था कि यही रहने देते हैं, क्योंकि ये जो स्विफ्ट है भाई अपनी पसंदीदा स्विफ्ट है, काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहता है इस कार का भी। तो भाई बस चाय पीते हैं, कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं वापस से अपनी ट्रिप पर। ये होली लैंड वाले जो माइक है ना भाई, इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब इसमें जो कनेक्टेड है मेरा आईफोन में, तो भाई वो जो रिसीवर होता है वो तो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन भाई ये वाला बंद नहीं होता। अब कुछ लोग कहोगे भाई ये वाला बंद नहीं होगा तो कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग। भाई इसमें बैटरी भी देखो एवरेज है, पर रोड ट्रिप पे क्या रहता है ना, जब हम निकलते हैं तो बैटरी बचानी पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी बैटरी थोड़ी बचा के चलूँ, क्योंकि अपने पास 2 ही माइक है, एक रखेंगे एक यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ख़त्म हो गई रोड ट्रिप पे चलते हुए तो मुझे वापस से कार रोक के फिर चेंज करना पड़ेगा माइक। तो भाई इसको ऐसे बंद कर सकते हैं यहाँ से, पर वापस से खोलना भूल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मिसिंग है,
जैसे आईफोन ओपन किया तो ये भी तुरंत ओपन हो जाना चाहिए, और जैसे आईफोन बंद किया मतलब स्क्रीन ऑफ कर दी तो ये भी क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देनी चाहिए थी भाई। कंपनियां कुछ ना कुछ छोड़ देती हैं और फिर हमें प्रॉब्लम हमें करनी पड़ती है। तो भाई चलो एक बार ना अनलॉक करते हैं कार को, और एक बार मैं देखता भी हूँ, क्योंकि मेरा सनग्लासेस पता नहीं बूट में पड़ा हुआ है या पीछे रियर सीट वाले में पड़ा हुआ है। तो एक बार निकालते हैं अपना सनग्लासेस बैग के अंदर से और पहनते हैं, क्योंकि ये वाला ना मैं बोर हो गया हूँ और अब सन भी ठीक ठाक निकल गया है। तो भाई फिर से पहन लिया है हमने अपना सनग्लासेस, और अब निकलते हैं अपनी जर्नी पर, वापस से कंटिन्यू करते हैं। लगभग भाई 45 किलोमीटर अराउंड रह गए हैं अब ये, तो 45 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पर ना देखो ये दिक्कत आती है, कहीं पे अगर रखने जाओ कुछ चीज़ तो भाई स्विफ्ट में ना लिमिटेड थोड़ा स्पेस मिलता है, बाकी तो भाई रख ही लिया हमने, चलो मैनेज कर लिया है। तो फाइनली भाई निकल चुके हैं वापस से। और ट्रिप पे ना खाते पीते रहा करो, क्योंकि ट्रिप का मतलब ही होता है इंजॉयमेंट। और भाई देखो यहाँ पर ना व्लॉगर वगैरह भी हैं, मोटो व्लॉगिंग बेसिकली, व्लॉग तो हम भी कर रहे हैं भाई, व्लॉगर तो हम भी हो गए, लेकिन यहाँ पर मोटो व्लॉगिंग वगैरह लोग आते हैं करने। एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक ट्रिप का अच्छा ही रहा है, मतलब मैं, और कुछ अच्छा इसलिए भी रहा है क्योंकि भाई जो एक्सप्रेस वे अपन को मिल रहे हैं ना रास्ते पे, वो भाई एग्जैक्ट आपको बिल्कुल जहाँ पे आपको जाना है वहीं पहुँचा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा बस जियो के इंटरनेट की दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब वापस से हमने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है एयरटेल का। तो भाई एयरटेल का तो पूरे रास्ते में ये भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, अगर आप कहीं निकल रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एयरटेल अभी तक मैं जहाँ गया हूँ एयरटेल अच्छा चला है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। जियो का भी नो डाउट भाई घर में बहुत सही चलता है, पर एयरटेल का मुझे, अगर हम ट्रैवलिंग पर्पज से बात करें तो एयरटेल का इंटरनेट थोड़ा मच बेटर लगा है भाई जियो के कंपैरिजन में। और ये चीज़ ना आपके साथ भी हो सकती है, अगर आप ट्रिप पे निकल रहे हो तो एक बार नोटिस करना कि भाई एयरटेल का इंटरनेट कैसा है और जियो का इंटरनेट कैसा है। भाई डिपेंड करता है देखो जहाँ जिसके नेटवर्क है, वैसे एयरटेल का कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो भाई अब वापस से ज्वाइन कर लिया है हमने यमुना एक्सप्रेस वे, और अब कंटिन्यू जाना है भाई 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर के बाद फ्लाईओवर आएगा और उसके नीचे लेना है, और अंडरपास से हम पहुंच जाएंगे भाई आगरा। तो बस यही वाला है एक्सप्रेस वे, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा, बस यही कंटिन्यू चलना है। अच्छा हुआ भाई यहाँ पे खाने पीने का मिल गया, पहले तो भाई खाने पीने का कुछ मिल ही नहीं रहा था इतनी देर से, हम थोड़ी लिटिल से भाई भूख लग रही थी, तो फाइनली भाई खा पी लिया है, थोड़ा सा खाया है, हालांकि मैं चाय वाय पी। मैं इतना ज़्यादा ट्रिप पे खाता नहीं हूँ, थोड़ा ही सही है भाई, थोड़ा खाते रहो अपना सही रहता है, बाकी पानी पीते रहो कंटिन्यू, और आपको नींद भी नहीं आती, और कम खाने से ना थोड़ा एक्टिवनेस भी बनी रहती है। यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे का पहला टोल है, और भाई पता नहीं कार उधर क्यों कट रही है, ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा भाई, क्या दिक्कत है ये, मुझे भी उधर ही लेनी पड़ेगी शायद। पता नहीं भाई क्या सिस्टम है इनका, कभी चलते हैं ये टोल कभी नहीं चलते। तो इनकी ये दिक्कत रहती है, मतलब अगर आप एक कंटिन्यू जर्नी कर रहे हो ना, कभी टोल चलते हैं कभी नहीं चलते। तो टोल का एक्सपीरियंस ठीक रहता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा सच बेकार है या कैसा है, बस ठीक है यार, कहीं लाइन चल रही है कहीं नहीं चल रही है। अब वो ऐसा भी है भाई, इनका टोल तो ठीक होते हैं, लेकिन जो बंदे आ जाते हैं ना उन पे, किसी का भाई फास्टैग ब्लैक लिस्ट में डला हुआ है, किसी का भाई फास्टैग स्कैन ठीक से नहीं कर पा रहा, तो भाई मोस्टली ना टोल की गलती नहीं होती, गलती बंदे की भी होती है, मतलब जो कार है ना वहाँ पर उनकी भी गलती होती है कि टोल का सिस्टम क्या है भाई, कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा है। वैसे भाई मैंने NHAI वाला जो एनुअल पास है वो अभी तक नहीं लिया है भाई, कुछ लोग मुझे कह भी रहे थे कमेंट में कि भाई ले लेना आप, एनुअल पास सही रहता है, उसमें 15 रुपये पर टोल के हिसाब से लगता है। लेकिन भाई अभी दिक्कत क्या है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब हम यूपी में रहते हैं, तो बहुत सारे यूपी के हाईवेज भी हैं, तो वहाँ पे ना चलता नहीं है NHAI का। तो भाई अब ये देखना पड़ता है कि मतलब मैं एनुअल पास भी ले लूँगा, और फिर अगर मैं यूपी वाले हाईवेज पर जाऊँगा तो ऐसे में ना तो फिर वो एनुअल पास काम नहीं करेगा, तो ये दिक्कत रहती है। अब देखना ये है कि भाई देखते हैं, चलो अगर होगा तो भाई ले लेंगे अब की बार एनुअल पास। अपना 136 किलोमीटर यहाँ के अराउंड बता रहा है, और अभी हम चल चुके हैं 134.3 किलोमीटर।
यहाँ से। और 100 की स्पीड लिमिट है, तो भाई स्पीड लिमिट ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 100 की है। 95-96 पे अराउंड में चलता रहूँगा। यहाँ पे वैसे भी 84-86 दिखा रही है अभी। ये वाली थोड़ी ज़्यादा दिखाती है और ये वाली थोड़ी कम। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको सिंपल सा मैंने पहले ही बताई है एक शॉर्ट में, जिसमें भाई जो ये स्पीड लिमिट है, ये जो स्पीड है ना अपनी, वो ज़्यादा दिखाने की कंपनियों ने कुछ ऐसा एडजस्ट कर रहते हैं जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाए, ताकि भाई आपको इशू ना आए, आपको लगे कि भाई 100 पे चल रही है कार, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 100 पे भी अराउंड चलाओगे तो वहाँ भी आप अपना सेफ रहोगे, क्योंकि यहाँ पे 100 दिखा रही है, लगभग 100 ऑलमोस्ट टच कर देता हूँ एक बार में। देखो ये भाई 100 टच कर दिया है मैंने, और यहाँ पे दिखा रही है 94। तो भाई अपनी 100 पे टच करने के बाद भी 94 या 93 पे चल रही है, अभी क्रूज़ कर रही है कार। तो भाई इसी पर रहने दूंगा मैं, 93-94 पे क्रूज़ करता रहूँगा, तो भाई अपना सेफ़ है। बाकी चलाने वलाने वाली भी दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे भी भाई रोड पे सेफ़ रहता है कि स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ही चलो। स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ही भाई ये हाईवेज़ को डेवलप भी किया जाता है, क्योंकि 100 स्पीड लिमिट होगी तो 100 स्पीड लिमिट एकदम सेफ़ है। फिर भी आप 95-96 आराम से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 190 यानी कि 190 किलोमीटर अपनी कार चल चुकी है घर से अब तक। अब देखते हैं भाई कितनी देर में टोल कटता है या फिर टाइम लगता है। तो भाई यहाँ तो टाइम नहीं लग रहा है एटलीस्ट, चलो यार सही है ये चीज़। भाई 49 किलोमीटर अराउंड अभी बचे हुए हैं, तो 49 किलोमीटर हमें पूरे करने हैं। उसके बाद भाई हम पहुंच जाएंगे आगरा। और सच बताऊं भाई, मैं इससे भी ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पर गया हूं, लेकिन ये वाली जो रोड ट्रिप है ना भाई, अलग ही फील दे रही है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाले हाईवे, ये वाले एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे है बेसिकली, और इसमें ना भाई अलग ही लेवल की फील आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई कंटिन्यू इतना किलोमीटर, 186 के अराउंड किलोमीटर है ये पूरा, 200 किलोमीटर ही लगभग हो जाएगा ये। तो 200 किलोमीटर के अराउंड भाई मुझे जो है ना कंटिन्यू ड्राइव करना है। और कभी कभी ना भाई सीकनेस हो जाती है, हाईवे सीकनेस भी। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, बस से कंटिन्यू करते हैं अब, और आगे 49 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं और पहुंचते हैं अपना आगरा। तो भाई फाइनली 245.3 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी बचा है भाई 26 यानी कि 26 किलोमीटर अराउंड अभी बच रहा है आगरा पहुंचने से। और ये भाई तीसरा टोल है ना, 2 टोल ऑलरेडी आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, और ये अपना तीसरा टोल है जो हम पार करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है भाई 11:07। देख लो भाई, रास्ते में ट्रैफिक भी मिला था, तो जैसे तैसे करके हम पहुंच ही गए फाइनली। तो फाइनली भाई 26 किलोमीटर अब जाके कंप्लीट होंगे। तो भाई फाइनली एक और लास्ट टोल पे पहुंच चुके हैं, अपने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये देखो भाई, तो भाई साहब अभी टाइम हो रहा है 11:19। तो भाई 11:19 पे हम लगभग आगरा पे एंट्री करने वाले हैं। अभी भी इसमें लगभग 7.7 किलोमीटर अभी दिखा रहा है। चलो भाई ठीक है भाई, 7 किलोमीटर भी पूरे करते हैं। फाइनली भाई आगरा सिटी के अंदर हम आ चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 11:31। लगभग भाई वही 4.5 घंटे के अराउंड पहुंच गए हैं। तो भाई आपने ठीक कहा था, 4-4.5 घंटे या 5 घंटे लग ही जाते हैं पहुंचने में। तो फाइनली भाई अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ कुछ घूमना है थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा ही घूमेंगे उसके बाद, क्योंकि वापस से मुझे निकलना भी है अपने मेरठ के लिए।